हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन? तो आज की इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज को वन शॉट वीडियो में। तो ये जो है क्लास 10th भूगोल का पार्ट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पानी वगैरह पीना होगा तो पी कर आ जाइए। फिर चलो इस वीडियो में आपको क्या मिलता है उसको देखते हैं। हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या क्या होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है? किसी निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। क्लियर? मानो कोई एरिया है, इस एरिया में जितने भी लोग रहेंगे ना, वही उस एरिया की पॉपुलेशन कहलाएगी। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल में लिखना है कि भारत की जनसंख्या जो है 140 करोड़ से अधिक है। ठीक है, उसके पश्चात देखते हैं कि मानव संसाधन क्या होते हैं। मानव संसाधन क्या होते हैं कि जब किसी देश की जनसंख्या शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं द्वारा पूंजी में बदल जाती है तो उसे मानव संसाधन कहते हैं। समझ आया? नहीं आया? चलो इसको सिंपल शब्दों में देखते हैं कि मानव संसाधन क्या होती हैं। किसी देश या संगठन में रहने वाले वे लोग जो काम करने की क्षमता रखते हैं और विकास में योगदान देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मानव संसाधन कहलाते हैं। आप ये समझिए कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देश है, कोई देश है, एक देश में क्या होते हैं, जितने भी टीचर्स रहेंगे, जितने भी पीपुल रहेंगे, जितने भी लोग रहेंगे इस देश में, डॉक्टर्स रहेंगे, मतलब जो भी इस देश में रहते हैं, जो भी अगर वो इस देश को विकास करने के लिए योगदान निभाते हैं तो वो सभी कहलाएंगे क्या? मानव संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, मतलब कि वो सभी लोग जो किसी देश के विकास में योगदान अपना निभाते हैं वो मानव संसाधन कहलाते हैं। अब इसी को किसी स्कूल के क्राइटेरिया से बात करें तो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो वहाँ के मानव संसाधन कहलाएंगे। अगर फैक्ट्री में देखें तो फैक्ट्री में जो कर्मचारी होते हैं वो मानव संसाधन होते हैं। क्लियर हुआ कि मानव संसाधन क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। क्लियर? इसके पश्चात देखते हैं कि जनगणना क्या होती है। तो आपको लिखना है कि एक निश्चित समय अंतराल पर जनसंख्या की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। हमारे देश में क्या होता था कि हर 10 साल में जो है जनगणना किया जाता है। लेटेस्ट जनगणना अभी 2011 में हुआ था। उसके बाद 2021 में होना था। ठीक है, 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन आ गया था जिस कारण से जनगणना नहीं हो पाया। अब देखो जनगणना के जो हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जनगणना करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसको देखते हैं कि पहला, योजना निर्माण में सरकार विकास कार्यों की योजना बनाती है जनगणना के हिसाब से। ठीक है, प्रशासन देश को सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलती है इस जनगणना के आंकड़े से। संसाधन वितरण, भोजन, आवास और रोजगार का सही बंटवारा किया जाता है इस आंकड़े से। अनुसंधान, सामाजिक और आर्थिक बदलावों का अध्ययन किया जाता है। ये क्लियर हुआ? आपको ये लिखना है अगर एग्जाम में आए तो। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 और उसके आंकड़े। जनगणना से हमें क्या प्राप्त होती है? जनगणना से हमें निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होती है। पहला क्या होता है? आयु, लोगों का आयु पता चलता है कि इस देश में कितने कौन से आयु के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं वो पता चलता है। लिंग पता चलता है कि कितने पुरुष है कितने महिलाएं इस देश में रहती है वो पता चलता है। साक्षरता दर पता चलता है। साक्षरता दर मतलब कि जितने देश में पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। धर्म का पता चलता है, कितने धर्म के लोग रहते हैं। भाषा का पता चलता है, व्यवसाय का पता चलता है, आवास की जानकारी मिलती है। ये क्लियर हुआ? तो 2011, मैंने बताया कि 2011 में अभी जनगणना हुआ था हमारे, मतलब लेटेस्ट जनगणना। इसके बाद 2021 में होना था, तो 2011 के जनगणना को ही हम अभी स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं। तो 2011 में जनगणना हुआ था, उसमें बोला गया था कि कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ है हमारे देश की। साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। लिंगानुपात, लिंगानुपात बोला गया था कि 943 है। लिंगानुपात किसको बोलेंगे? प्रति हजार पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको। अ, घनत्व, घनत्व मतलब कि कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको देखते हैं। इस जनगणना ने बताया कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो है 382 लोग जो है रहते हैं। अभी इसकी जानकारी जो है बढ़ चुकी है, इसकी जनगणना बढ़ चुकी है।
इसके पश्चात देखते हैं क्या क्या बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है। तो आपको लिखना है, अगर एग्जाम में आए तो ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। पहले बाधक देखते हैं हम। सीमित संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है जिससे गरीबी और बेरोजगारी जो है बढ़ती है। ठीक है, ये पूरी तरह से सही नहीं है कि विकास में बाधक है, मतलब कि सही भी है और गलत भी है। ये हमने देख लिया कि क्या गलत है, बेरोजगारी बढ़ती है इससे, और संसाधन जो है ना अत्यधिक दबाव पड़ता है, मतलब कि सीमित है ना संसाधन, उसका अत्यधिक दोहन होता है। अगर जनसंख्या ज़्यादा रहेंगे तो लोगों के लिए संसाधन जो है, संसाधन की कमी पड़ेगी। अब देखते हैं सही मत, मतलब कि बाधक नहीं है। तो यदि जनसंख्या को शिक्षा और स्वास्थ्य देकर कुशल बनाया जाए तो मानव पूंजी बन जाती है। ठीक है, जैसे जापान और चीन में अपनी बड़ी जनसंख्या का उपयोग तकनीकी और उत्पादन में किया जाता है, वैसे भारत में भी किया जा सकता है। तो ये बोला जा सकता है कि जनसंख्या को हम विकास में बाधक तो नहीं बोल सकते एकदम पूरी तरह से, लेकिन बाधक है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं कि लिंगानुपात और महिलाओं की साक्षरता। तो लिंगानुपात हमने बात की थी कि लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या जो है लिंगानुपात कहलाती है। तो लिंगानुपात कम होने के कौन कौन से प्रभाव होते हैं? पहला, सामाजिक हिंसा और अपराध में वृद्धि होती है। दूसरा, विवाह संबंधी समस्याएं होती है। जैसे समझो कि 1000 लोग हैं, उसके पीछे कितनी जन महिलाएं थी? 943। तो 1000 पुरुषों के लिए सिर्फ कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। तो इससे जो है विवाह संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तीसरा देखो, लैंगिक असंतुलन और भेदभाव जो है उत्पन्न हो जाते हैं। ये आपको लिखना है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। ठीक है, महिला साक्षरता कम होने के कौन कौन से कारण है? पहला, लड़कों की प्राथमिकता। ठीक है, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, पुरानी सोच वाले होते हैं, वो लोग कहते हैं कि लड़कों को ही पढ़ाना है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना जाना है। इस कारण भी महिला जो है साक्षर नहीं हो पाती है। सेकंड लिखना है, गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण भी महिलाएं जो है पढ़ाई नहीं कर पाती है, अपने पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ता है उन्हें, फिर घर की जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता है। हाँ, थर्ड, स्कूलों की कमी या दूरी पर है। ठीक है, स्कूल जो है बहुत दूर दूर होते हैं गाँव में, जिसके कारण जो है महिलाओं को, मतलब लड़कियों को किसी दूसरे जगह पर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। हाँ, चौथा लिखना है कि घरेलू कार्यों में भागीदारी, जो महिलाएं होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, वही जो है घर के सारे कार्यों को करती है, जिसके कारण उन्हें पढ़ने का अवसर जो है नहीं मिल पाता है या सीमित अवसर ही मिल पाता है। देन इसके बाद देखते हैं कि युवा जनसंख्या का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस देश में युवा जो है ना जनसंख्या अधिक होती, वहाँ क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? तीव्र आर्थिक विकास होगा, मतलब युवा वर्ग मतलब कि सबसे ज़्यादा कार्यशील वर्ग होती है। ठीक है, तो तीव्र आर्थिक विकास होगा, मतलब काम करने वाले हाथ अधिक होते हैं, जिससे उत्पादन जो है बढ़ेगा। दूसरा, नवाचार होगा। यु युवा नई तकनीक और विचारों को जल्दी अपनाते हैं, जिसके कारण नवाचार होगा। थर्ड देखते हैं कि बचत और निवेश, आश्रितों की संख्या जो है कम होने से बचत बढ़ती है। ये आपको लिखना है कि युवा जनसंख्या का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है। इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन एक बार पूछ दे, लेकिन 3 मार्क्स से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इस बार के लिए 3 मार्क्स का ही आ सकता है, मुझे लग रहा है इस बार। ठीक है, देखो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट क्या होता है कि अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसके कौन कौन से परिणाम होते हैं, कौन कौन से घातक परिणाम होते हैं, उसको देखते हैं। पहला पहला परिणाम होगा कि खाद्य समस्या उत्पन्न होगी, खाने के लिए संसाधन जो है उपलब्ध नहीं होंगे। पहला, खेती योग्य भूमि कम होती है, भोजन की कमी होगी। जाहिर सी बात है, अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भोजन की कमी तो होगी ही ना। सेकंड, आपको लिखना है कि आवास व स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, गंदी बस्तियाँ और बीमारियों का फैलाव जो है बढ़ जाएगा, मतलब एक ही जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे, जिसके कारण बीमारियाँ जो है आसानी से फैल पाएगी। थर्ड लिखना है आपको, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। फोर्थ लिखना है कि निम्न जीवन स्तर होगा, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट होगी। जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें गिरावट हो जाएगी, मतलब वेतन वगैरह आय जो है कम, आय में कमी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको लिखना है 4 पॉइंट में। ठीक है, उसके पश्चात देखते हैं कि भारत समृद्ध है लेकिन निवासी जो है निर्धन है।
इसका क्या तात्पर्य है, इसको भी कर लेना है आपको। भारत के पास उपजाऊ मिट्टी, नदियाँ, खनिज और वन जैसे प्राकृतिक संसाधन जो है भरपूर मात्रा में है, फिर भी यहाँ गरीबी है। इसका मुख्य कारण ये है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, मतलब जनसंख्या में जो है बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। पहले जो है भारत सेकेंड स्थान पर आता था जनगणना में, मतलब जनसंख्या में। पहला चाइना था, ठीक है, चाइना था, लेकिन अब जो है डिजिटल जनगणना हुआ है, सेंसस हुआ है, उसमें बोला जाता है कि अभी जो है फर्स्ट स्थान जो है भारत का आ गया है, ठीक है, इंडिया आ गया है फर्स्ट स्थान, सेकंड आ गया है चाइना। तो इतना ज़्यादा जो है जनसंख्या बढ़ा है अभी हमारे देश में। तो ये है तकनीक का अभाव, संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता है, इसके कारण भी यहाँ के जो देश के निवासी है वो गरीब हैं। थर्ड लिखना है कि पूंजी की कमी, उद्योगों में निवेश कम होता है जिसके कारण यहाँ के लोग निर्धन हैं। उसके बाद लिखना है अकुशल श्रम, शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी होने के कारण अकुशल श्रम करते हैं। देन उसके बाद लिखना है कि जनसंख्या घनत्व में विविधता के कौन कौन से कारण हैं। तो फर्स्ट कारण ये है भौगोलिक कारण, देन सेकंड कारण है आर्थिक कारण। तो भौगोलिक कारण कौन कौन से हैं, भूमि, समतल मैदानों में अधिक लोग रहते हैं जब, ठीक है, जबकि पर्वतीय इलाके होती हैं वहाँ पर लोगों की कमी होती है। इसको हमने लास्ट वीडियो में बात किया था जब हमने पढ़ा था मानव अधिवास, ठीक है। सेकंड लिखना है जलवायु, कठोर जलवायु में कम जनसंख्या होती है, जबकि जहाँ जलवायु जो है सामान्य होती है वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। थर्ड लिखना है कि वर्षा, पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में खेती अच्छी होती है जिस कारण वहाँ जो है जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। अब आर्थिक कारण देख लेते हैं। औद्योगिक विकास, कारखाने रोजगार देते हैं जैसे कि मुंबई, तभी मुंबई वगैरह में जो है ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या घनत्व देखने को मिलती है। परिवहन, अच्छी सड़कें, रेल नेटवर्क वाले स्थान पर लोग जो है रहना पसंद करेंगे। नगरीकरण, मतलब कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती है जिसके कारण लोग जो है यहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। इसके पश्चात देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या क्या है, इसमें कौन कौन से अंतर हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट लिखना है कि ग्रामीण जनसंख्या कृषि और पशुपालन पर निर्भर होते हैं, जबकि इसके विपरीत जो है नगरीय जनसंख्या जो होती है उद्योग, व्यापार और सेवाओं पर कार्यरत होते हैं। जीवन स्तर, इनका जीवन स्तर जो है साधारण होता है, इनका जो है उच्च स्तर होता है और आधुनिक सुविधाओं से ओतप्रोत होते हैं, आधुनिक सुविधाओं से घिरे हुए होते हैं। घनत्व देखो, जनसंख्या घनत्व जो है गाँव में कम होता है, जबकि शहरों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है। वातावरण जो है, ये गाँव का वातावरण शुद्ध होंगे, जबकि यहाँ जो है भीड़ भाड़ के चक्कर में प्रदूषण अत्यधिक होंगे। ये इम्पोर्टेंट। हाँ, इसके पश्चात देखते हैं कि जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। पॉपुलेशन पिरामिड होता है, आपको डेफिनेशन लिखना है कि यह एक ऐसा आलेख होता है जो किसी देश की जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को दर्शाती है। इसकी क्या क्या उपयोगिता है, इसकी उपयोगिता है जन्म दर, सेकेंड लिखना है मृत्यु दर, फिर आश्रित जनसंख्या और कार्यशील वर्ग। अगर जनसंख्या पिरामिड मतलब कि एक पिरामिड की आकृति में होगा जिसमें अलग अलग स्टेप में जो है अलग अलग चीज़ें जो है दर्शाई जाती हैं, ये होता है जनसंख्या पिरामिड। इसको आपको कर लेना है, क्या पता आपके एग्जाम में ये जो है पूछा जा सके। तो बस ये वीडियो बस यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो में एक कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। तो वीडियो में एक कमेंट जो है ज़रूर से कर लेना। क्या कमेंट करोगे, कम से कम डन लिख देना, ठीक है। अगर वीडियो को देख रहे हो तो डन लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने एक दोस्त के साथ जो है शेयर कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए वन शॉट वीडियो के साथ।